भाई आपके सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री से, जो कि क्लास 10th की एसएसटी का पेपर होना है, उससे हिस्ट्री से चैप्टर जो फर्स्ट है उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हुए मैं बात करता हूँ आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, और दोस्तों मैंने आपको दोनों मीडियम में ये जो है आपके लिए आज का वीडियो रखा है, दोनों मीडियम में। और पहले क्वेश्चन की बात करते हुए मैं बात करूँगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों, 1789 के अंदर। कब हुई थी, 1789 के अंदर। आगे मैं बात करूँगा वियना कांग्रेस कब हुई थी। व्हेन वाज द कांग्रेस ऑफ वियना हेल्ड। तो ये कब हुई थी दोस्तों, 1815 में। सारे के सारे जो भी शॉर्ट आंसर हैं और जो भी आपके वेरी शॉर्ट आंसर और टिक द करेक्ट आंसर हैं वो आपके सामने मैं आज लेके आया हूँ। तो आज आगे क्वेश्चन की बात करते हुए मैं बात करूँगा फ्रैंकफर्ट संसद कब आयोजित हुई थी। व्हेन वाज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंस्ड। तो बात करें इसकी तो ये हुई थी दोस्तों 1848 के अंदर। कब हुई थी, 1848 के अंदर। आगे मैं बात करूँगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। व्हेन वाज जर्मनी यूनिफाइड। तो जर्मनी के एकीकरण से बात करूं तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था दोस्तों 1871 के अंदर। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1870 के अंदर। व्हेन वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीटेड। ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपके सामने दोस्तों, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं जो मैंने रखे हैं। आगे मैं बात करूँगा नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से था। नेपोलियन बोनापार्ट बिलोंग टू विच कंट्री। तो अगर मैं कंट्री की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा, फ्रांस। कौन सा हो जाएगा, फ्रांस। ये जो है इस पहले टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं वो सारी मैंने अलग कर दी हैं आपके लिए, और आपके सामने एक एक करके मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, और साथ में आपके अपने भाई के लिए एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। अगर मैं जर्मनी के यूनिफिकेशन की बात करूं तो उसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान था वो था दोस्तों ओटो वॉन बिस्मार्क का। किसका, ओटो वॉन बिस्मार्क का। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ओटो वॉन बिस्मार्क रिलेटेड टू विच कंट्री। तो आप क्या करोगे, जर्मनी। कौन सा करोगे, जर्मनी। नेक्स्ट की बात करें तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण नेता कौन था। अभी हमने किसकी बात की, जर्मनी की, और आगे ही आपके क्वेश्चन कौन सा है, इटली के लिए। तो इटली के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था वो कौन था, गेरिबाल्डी। कौन था, गेरिबाल्डी। हु वाज एन इम्पोर्टेंट लीडर इन इटालियन यूनिफिकेशन। तो आप क्या आंसर करोगे, गेरिबाल्डी। यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी। यंग इटली, हु फाउंडेड द यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन हो जाएगा, आप सभी को पता ही है, ग्यूसेपी मेजिनी। और मैं आपको साथ में ये भी बताता चलूँगा कि जो ग्यूसेपी मेजिनी है उसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आप अच्छे से तैयार कर लें, वो भी आपके एग्जाम में 2 नंबर को आपको देखने को मिल सकता है, तो आप सरप्राइज नहीं हो। आगे मैं बात करूँ फ्रांस का सम्राट 1804 में कौन बना। अगर मैं बात करूँ 1804 की, तो 1804 आप किस रूप में याद रखते हैं, आप सभी को पता होगा, नेपोलियन कोड। किसके बारे में, नेपोलियन कोड, या फिर उसको बोलते हैं अपने सिविल कोड। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, नेपोलियन। हु बिकम द एम्पीरियर ऑफ फ्रांस इन 1804। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेपोलियन। आगे मैं बात करूं तो आगे क्वेश्चन है आपके राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है। व्हाट इज नेशनलिज्म। ये आपके शॉर्ट आंसर के टाइप में भी पूछा जा सकता है। तो ए फीलिंग ऑफ लव एंड यूनिटी टुवार्ड्स द नेशन। यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना ही क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है, नेशनलिज्म होता है। नेक्स्ट, लिबरलिज्म का अर्थ क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। देन क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, फ्रीडम। क्या हो जाएगा, फ्रीडम। राष्ट्र राज्य क्या है। व्हाट इज नेशन स्टेट। ए स्टेट वेयर पीपुल शेयर ए कॉमन आइडेंटिटी। यानी एक ऐसा राज्य जहाँ पे जनता क्या करती है, समान पहचान साझा करती है। क्या करती है दोस्तों, समान पहचान साझा करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। रोमांटिसिज्म क्या था।
रोमांटिसिज्म की अगर मैं बात करूं तो रोमांटिसिज्म से आपको ये नहीं समझना है दोस्तों कि जो अपनी सुंदर सुंदर गर्लफ्रेंड्स को किसी कैफ़े में ले जाके कॉफ़ी पिलाने से यहाँ रोमांटिसिज्म का मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, संस्कृति और भावनाओं पर आधारित आंदोलन, ए कल्चरल मूवमेंट बेस्ड ऑन इमोशंस एंड आइडेंटिटी। तो कहीं आप रोमांटिसिज्म का मतलब गलत ना ले लें, इसका मतलब क्या होगा, ए कल्चरल मूवमेंट बेस्ड ऑन इमोशन एंड आइडेंटिटी। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से इवेंट और डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 1834 में जर्मनी में कौन सा संघ बना, विच यूनियन वाज फॉर्म्ड इन जर्मनी 1834। तो वो कौन सा होगा दोस्तों, आपका जोलवेरेन। कौन सा होगा, जोलवेरेन। मेटरनिक किस देश से संबंधित था, तो मेटरनिक की अगर मैं बात करूं तो किस देश से संबंधित था दोस्तों, ऑस्ट्रिया से। मेटरनिक बिलोंग टू विच कंट्री, इज ऑस्ट्रेलिया। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखो दोस्तों ऊपर भी अपने क्वेश्चन आया था कि वियना कांग्रेस की जो है वो कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों 1815 के अंदर। और ये इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना। तो ये क्या था दोस्तों, टू रीस्टोर मोनार्कीज, यानी पुरानी जो राजशाही थी उसको बहाल करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1848 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी, वेयर डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 बिगिन। मेरे हिसाब से आप सभी को इसका आंसर पता होगा, क्या होगा, फ्रांस। और अगर आपको इसका आंसर पता है तो एक बार कमेंट में आंसर करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट की बात करें, इटली पहले कितने राज्यों में बटा हुआ था, इटली इंटू हाउ मैनी स्टेट वाज इटली डिवाइडेड बिफोर यूनिफिकेशन। तो कितने स्टेट्स थे दोस्तों, 7 स्टेट्स। अगर मैं बात करूं सिंबल्स की और नेशनलिज्म की, तो जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था दोस्तों, तो जर्मनी का आप सभी को मेरे हिसाब से पता होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट करके ज़रूर दें मुझे। नेक्स्ट, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था, फ्रांस का जो राष्ट्रीय प्रतीक था वो था दोस्तों मेरियाने। क्या था, मेरियाने। व्हाट वाज द नेशनल सिंबल ऑफ फ्रांस, इज मेरियाने। तिरंगा झंडा सबसे पहले किस देश ने अपनाया था, दोस्तों ये क्वेश्चन आते ही आपके सीधा सा मन में क्या आता है आंसर, कि तिरंगा झंडा किस देश का प्रतीक है, भारत का। किस देश का, भारत का। लेकिन सबसे पहले जो तिरंगा झंडा अपनाया था वो अपनाया था फ्रांस ने। किसने, फ्रांस ने। विच कंट्री वाज फर्स्ट अडोप्टेड द ट्राई कलर फ्लैग, इज फ्रांस। ये आपको ध्यान में अच्छे से रख के चलना है। राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका योगदान था, व्हाट हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, तो प्रिंट कल्चर एंड एजुकेशन, प्रिंट संस्कृति और शिक्षा का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। बाल्कन क्षेत्र किससे संबंधित था, द बाल्कन रीजन वाज रिलेटेड टू व्हाट। तो बाल्कन क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वो किससे संबंधित था दोस्तों, नेशनलिस्ट कन्फ्लिक्ट से संबंधित था, राष्ट्रवादी संघर्षों से भरा हुआ था। आगे मैं बात करूंगा फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य सिद्धांत क्या था। ये आपको जो फ्रांसीसी क्रांति है ये आपके जो एग्ज़ाम में है आपको किसी ना किसी तरह से 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको मिल ही जाएगा। तो इसको एकदम अच्छे से याद करें। आपको अगर याद भी होगा जो इसका क्या था, अपने ला पेट्री एंड ला सिटियोन। क्या था दोस्तों, ला पेट्रिया एंड ला सिटियोन। ला पेट्रिया का मतलब जो पैतृक संपत्ति से था और साथ में ही, और जो अपनी आइडेंटिटी से था और साथ में सिटियोन का मतलब नागरिकों से था। तो अगर मैं इसके प्रमुख सिद्धांत की बात करूं, व्हाट वर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी, यानी स्वतंत्रता, समानता एंड बंधुत्व। फ्रांस में नागरिक संहिता की शुरुआत कब हुई थी या कब लागू हुआ था, व्हेन वाज द सिविल कोड इंट्रोड्यूस्ड फ्रांस। तो ये क्या था दोस्तों, 1804। ये इस वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि जो फ्रांस कोड, माफ़ कीजिएगा, जो समान संहिता सिविल कोड था वो कब लागू हुआ था, 1804 के अंदर। नेपोलियन कोड का मुख्य उद्देश्य क्या था, अच्छा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कानून में समानता स्थापित करना। क्या था दोस्तों, कानून में समानता स्थापित करना। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द नेपोलियन कोड, टू एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, नियम के समक्ष समानता। नेक्स्ट की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति से किस विचार का प्रसार हुआ, विच आइडिया स्प्रेड ड्यू टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन,
द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद का जो विचार था उसका इससे प्रसार हुआ था। स्टेट जनरल क्या था? फ्रांस की प्रतिनिधि सभा थी दोस्तों। क्या थी? फ्रांस की प्रतिनिधि सभा, द रिप्रेजेंटेटिव असेंबली ऑफ फ्रांस। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं आगे बात करूं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से, तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से आपके क्या आएगा दोस्तों? सबसे पहला, जर्मनी के एकीकरण में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? विच वॉज द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन जर्मनी, जर्मन यूनिफिकेशन, तो वो कौन सा होगा आपका? पर्शिया। कौन सा होगा दोस्तों? पर्शिया। ये आपको स्पेशल ध्यान में रखना है। और इसी के इनिशिएटिव पे किसकी स्थापना हुई थी? इस चीज़ का जो आप मुझे आंसर कमेंट करके ज़रूर दें, मैंने आपके सामने नोट भी कर दिया है। बिस्मार्क की नीति क्या कहलाती थी? व्हाट वाज बिस्मार्क्स पॉलिसी कॉल्ड? तो इसको दोस्तों कहा जाता था लोहा और रक्त नीति, ब्लड एंड आयरन। जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई थी? तो जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई थी वर्साई के महल में। वेयर वाज द जर्मन एम्पायर प्रोक्लेम्ड? एट द प्लेस ऑफ वर्साइल्स। नेक्स्ट की बात करें, आपके सामने है जर्मनी के सम्राट को क्या कहा जाता था? जर्मनी के सम्राट को दोस्तों कहा जाता था काइजर। क्या कहा जाता था? काइजर। व्हाट वाज द जर्मन एम्पीरियर कॉल्ड? एज काइजर। डेनमार्क के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 1864 के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। व्हेन वाज द वार अगेंस्ट डेनमार्क फाउट इन 1864। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध कब हुआ था? व्हेन वाज द वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया फाउट 1866। ये जो 3 वार हैं आपको ध्यान में रखनी है। पहली है डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रिया 1866 एंड थर्ड वन इज फ्रांस के विरुद्ध। व्हेन वाज द वार अगेंस्ट फ्रांस फाउट 1870 एंड 1871। तो ये आपको तीनों वार आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करूं यूनिफिकेशन ऑफ इटली के एकीकरण से, तो इटली के एकीकरण में प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? कावर। कौन थे? कावर। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर इन इटालियन यूनिफिकेशन? काउंट कावर। इटली का राजा कौन था? तो इटली का राजा दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये या तो वेरी शॉर्ट आंसर में या फिर आपको जो टिक द करेक्ट आंसर में है पक्का मिल जाएगा। इसको अच्छे से ध्यान कर लेना। कौन था? विक्टर एमेनुअल सेकेंड। कौन था? विक्टर एमेनुअल सेकेंड। गैरीबाल्डी ने किस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था? गैरीबाल्डी ने दोस्तों इस जो सिसिली और नेपल्स के क्षेत्र में कब्जा कर लिया था। विच रीजन वाज कैप्चर्ड बाय गैरीबाल्डी? तो सिसिली एंड नेपल्स। इटली का एकीकरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1859 के अंदर। इन विच ईयर डिड इटालियन यूनिफिकेशन बिगिन? तो 1859। इटली पहले किस साम्राज्य के नियंत्रण में था? तो जो इटली था वो किस साम्राज्य के नियंत्रण में था? ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के। किसके? ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के। इटली वाज अंडर हुज कंट्रोल बिफोर यूनिफिकेशन? इन ऑस्ट्रियन एम्पायर। ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रियाई। आगे मैं बात करूं कल्चर एंड नेशनलिज्म की, तो पहला क्वेश्चन होता है इससे, राष्ट्रवाद के विकास में भाषा की क्या भूमिका थी? व्हाट वाज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन नेशनलिज्म? तो इसकी क्या रोल था इसका? टू क्रिएट यूनिटी, यानी एकता स्थापित करना इसका जो था वो मुख्य रोल था इसमें। लोक कथाओं का संग्रह किसने किया था? ये दोस्तों किया था गरिम बंधुओं ने। और गरिम बंधुओं के ऊपर भी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, इसके ऊपर जो शॉर्ट नोट आने की 99.99 जो संभावना है इस साल के पेपर में, आपको ये 99.99% आपको मिल जाएगा कि राइट है शॉर्ट नोट ऑन गरिम बंधु, या फिर इस तरह से मिल जाएगा हु वर द गरिम बंधुज। तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। राष्ट्रवाद के विकास में कलाकारों का क्या योगदान था? राष्ट्रीय प्रतीकों का निर्माण करना। क्या योगदान था दोस्तों? राष्ट्रीय प्रतीकों का निर्माण करना। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिस्ट इन नेशनलिज्म? क्रिएशन ऑफ नेशनल सिंबल्स। तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों मैं आप सभी के सामने जो इस चैप्टर से जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और साथ साथ में दोनों मीडियम के जरिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोज मेरे पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही अगर मेरे जो वीडियोस आपके कुछ हेल्प कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। और मैं आपको संडे तक
जो है आपको एक मॉडल पेपर देने वाला हूं दोस्तों, और मैं गारंटी देता हूं कि उसमें से आपको 80 to 90% सेम टू सेम जो पेपर है वो आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखना भी ना भूलें, और इसके लिए आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथ ही आपको इस वीडियो के लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ये जो सारी PDF हैं आपकी सारे चैप्टरों के शॉर्ट आंसर की, वेरी शॉर्ट आंसर्स की और MCQ की, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो वो देखना भी ना भूलें। अगर मैं आगे बात करूं, मेरियान किस देश का प्रतीक था, तो किस देश का था दोस्तों? फ्रांस का। मेरियानी वाज द सिंबल ऑफ विच कंट्री, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, किस देश का था? फ्रांस का। जर्मेनिया किसकी प्रतीक थी? तो दोस्तों देखो, इससे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जर्मेनिया वाज द सिंबल ऑफ विच कंट्री, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जर्मनी। साथ में अगर हम बात करें बाल्कन प्रॉब्लम्स की, किसकी? बाल्कन प्रॉब्लम्स की। देखो दोस्तों, बाल्कन जो प्रॉब्लम थी ना, इन्हीं के कारण जो दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, वो होने का जो मुख्य कारण था वो क्या था? बाल्कन प्रॉब्लम्स। तो पहला क्वेश्चन इससे आता है आपके सामने, बाल्कन क्षेत्र किन देशों के अंतर्गत आता था? तो बाल्कन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो द बाल्कन रीजन वाज अंडर कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। किसके था अधीन? ओटोमन एम्पायर। और आप पढ़ते भी हो जो हिस्ट्री के, जो इंडियन हिस्ट्री में चैप्टर आता है उसके अंदर आप ये भी पढ़ते हो कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी उसके अंदर जब ओटोमन तुर्की जो साम्राज्य था उसकी हार के बाद में अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर क्या थोपी थी? एक हरास ट्रीटी थोपी थी। क्या थोपी थी? हरास ट्रीटी थोपी थी, जिसके बाद में भारत का भी जो था वो तुर्की का खलीफा के लिए भारत में भी क्या हुआ था दोस्तों? आंदोलन हुआ था। और उस आंदोलन को हम किस रूप में जानते हैं? खिलाफत इश्यू के रूप में। किस रूप में? खिलाफत इश्यू के रूप में, जिसको अली बंधुओं ने शुरू किया था। किसने? अली ब्रदर्स ने। और बाद में जो उसका लीडरशिप है वो किसको सौंप दी गई थी? अपने महात्मा गांधी को। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। उस चैप्टर के जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि संडे को मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आऊँगा। उस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में 80 से 90% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन जो हैं वो उसी पेपर से आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट की बात करें, बाल्कन क्षेत्र में संघर्ष का कारण क्या था? व्हाट वाज द रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट इन द बाल्कन रीजन? तो ये इसका कारण क्या था? नेशनलिज्म एंड इम्पीरियल इंटरेस्ट, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवादी हित इसका कारण थे। बाल्कन संकट ने किस युद्ध को जन्म दिया था? तो मैंने अभी आपको बताया था, द बाल्कन क्राइसिस लेड टू विच वार। इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आगे मैं बात करूँगा दोस्तों, जो अगर आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं वो अगर पसंद आ रही हैं तो आप इस वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ हर तरह से आपकी मदद करने के लिए लाता रहूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।